ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी भी मौजूद हैं मेरे साथ, और हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए टेंशन की, कि ये टेंशन और बढ़ता हुआ जा रहा है क्योंकि कुछ घटनाक्रम हाल में जो हुए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ जो है वो चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पानी का मसला हो या दूसरी चीज़ें हों, इसके अलावा अगर क्षेत्रीय संतुलन की बात की जाए तो कैसे उसको बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कौन खड़ा हो रहा है, या पाकिस्तान को क्या किसी का सपोर्ट भी मिल रहा है, इन सभी पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। एशिया में भी बड़ी हलचल मची हुई है और यूरोप तक हलचल मची हुई है, उसी को लेकर भी अब चर्चा कर लेते हैं कि क्या असर, कहाँ कौन मूव कर रहा है, कैसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। तुर्की जो है, तुर्की ने अपना वॉरशिप पाकिस्तान के समंदर की तरफ भेज दिया, ये खबर आई। देखिए ये, हाँ, मैंने जब नाम लिया था तुर्की का नाम भी लिया था कि ये तुर्की चाहता क्या है। बेसिकली तुर्की खुद समझ नहीं पा रहा। एक तरफ वो चाहता है कि इंडिया से टूरिस्ट आएँ, एक तरफ वो चाहता है कि इंडिया से जो टर्किश एयरलाइंस है उसके सबसे ज़्यादा यूरोप की फ़्लाइट्स हैं। तो उसने इंडिगो के साथ समझौता किया है कि जो भी लोग यूरोप जाना चाहते हैं तो हम गेटवे हैं यूरोप का। कुछ लोग टर्की आना चाहते हैं, उनका भी हम गेटवे हैं। तो एक तरफ तो टर्की ये चाहता है कि लोग एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन आए, हाँ। और दूसरी तरफ ये हरकतें हैं कि उसने अपना वॉरशिप जो है पाकिस्तान के कराची। पिछले दिनों जब बात उठी थी कि 6 प्लेन उसके उतरे हैं, तो तुर्की ने मना कर दिया था कि हम तो रिफ्यूलिंग के लिए। अब क्या पता कि वो रिफ्यूलिंग के लिए था या कार्गो था, लेकिन उसके इस अंदर बार क्या ऐसा नहीं क्या कहा, हथियार थे। इस बार ऐसा नहीं कहा। ये जो नेवल वारशिप आया नहीं, इस है, बार नहीं कहा है, लेकिन पिछली बार जो हुआ तो वो ठीक है, कार्गो हो सकता है, लेकिन कार्गो में क्या क्या था ये किसको पता है। नहीं, पहले भी हो सकता था, वो तो उसके बयान की बात है। आप यकीन करें ना करें, और यकीन करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कोई तुर्की कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं कि हमारा दोस्त है। पिछली बार जो प्लेन्स आए थे उस पर स्पष्टीकरण दिया था कि वो तो कुछ ऐसे ऐसे था, लेकिन उसमें भी शक शुबा था कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बार जो नेवल वॉरशिप आया है तो खुलने में दिख रहा है कि वॉरशिप है। और जब वॉरशिप आया है तो इन्हें क्या करने आया है। कराची पोर्ट पे डॉक किया गया है, तो क्या करने आया है। तो ये तो सवाल है। वो इसलिए आया है कि उसको दिखाना है कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे पे कुछ होता है, इंडिया पे दबाव बनाने के लिए। अब पाकिस्तान की तो ये हालत है ना। पाकिस्तान मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया उन्होंने, शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके कहा कि देखें जी, आप भी मुस्लिम मुल्क हैं, हम भी मुस्लिम मुल्क हैं, और इंडिया हम पे अटैक करने वाला है, कोई स्टेटमेंट दे दे। तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ गया कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, दोनों मुल्कों को रेस्ट्रेन करना चाहिए, लड़ाई ना करें, ये ना करें, वो ना करें। उसी तरह फ़ोन किए जा रहे हैं तुर्की को कि आप अपना नेवल वॉरशिप भेज दीजिए, यहाँ डॉक कर लेंगे, इंडिया अटैक ना करे। तो ये पूरी पोस्टरिंग हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, जो ईरान पहले भी कह चुका है कि हम इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। भारत ने अभी नहीं कहा कि आप आओ बात करो कोई, लेकिन ये खबर आ गई थी तो अभी पाकिस्तान पहुंचे हैं वो। और ये पिछली बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि 7-8 तारीख को वो हिंदुस्तान भी आ सकते हैं। कैसे देखते हैं। देखिए, हिंदुस्तान तो आएंगे, वो उनका कंफर्मेशन है कि वो पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान आने का कार्यक्रम है। तो उसमें 2-3 मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो जो ये लोकल टेंशन है वो भी है, इंडिया पाकिस्तान एंड ईरान का। दूसरा मुद्दा, और भी मुद्दे हैं, जैसे परमाणु कार्यक्रम को लेके है, क्योंकि अब ईरान को ये भी डर सता रहा है कि कहीं इजराइल और अमेरिका अटैक ना कर दे। तो इसमें एक चीज़ ये भी है, बैकडोर डिप्लोमेसी, कि अगर इजराइल के साथ कोई टेंशन होती है तो इंडिया ईरान और इजराइल के बीच में जो बैक चैनल बातचीत हो उसमें कुछ मदद कर सकता है। मतलब तुम हमारी मदद करो, हम इधर मामले में आपकी हेल्प या कहीं ना कहीं मध्यस्थता करके मामले को ठंडा करें। और दूसरा ये भी है कि पाकिस्तान ने खुद मदद मांगी है ईरानियों से। खबर ये है, खबर ये नहीं है, खबर ये है कि पाकिस्तान अब खुद कंट्रीज़ को कह रहा है कि आप बीच में पड़ जाएं,
और पाकिस्तान चाहता भी यही है। मुसलमान एक हो जाए सारे मुस्लिम कंट्री वो तो है ही, इस्लामिक कार्ड तो है ही पाकिस्तान का, वो तो खेलता ही है वो। पर वो अब ये भी चाहता है कि ये मामला अब ज़्यादा ना बढ़े। ईरान भी तो कहता रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर हम सबको एक होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम वो ब्रदर शिया और सुन्नी वाला मामला भले ही अलग हो, लेकिन वो कह रहे हैं मुस्लिम, इसीलिए तो वो सऊदी को भी साथ में लेना चाह रहा है काफ़ी दिनों से। लेकिन अब नहीं, तो सऊदी अरब साथ में नहीं जाएगा जब तक अमेरिका है, क्योंकि सऊदी अरब भी पूरी तरह से अमेरिका पे ही डिपेंडेंट है, अपनी सिक्योरिटी को लेके, वैसे मसलों को लेके। तो और अमेरिका का मकसद ये है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है ये बंद किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि वो शिया सुन्नी वाला जो बीच में जो गैप है वो इतनी जल्दी भरेगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ईरान शिया और इधर पाकिस्तान सुन्नी। तो पाकिस्तान में शियाओं की हालत क्या है वो ईरान को पता है, तो ईरान का अपना गेम है। ईरान का गेम किसके ऊपर है? ईरान का गेम लिमिटेड गेम है उसका। लिमिटेड नहीं, उनका गेम वहाँ पे है जहाँ अपने विवाद जो हैं, जैसे शिया सुन्नी का पाकिस्तान में विवाद रहा है, तो उसमें ईरान ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन बाहर कहीं अगर किसी यहूदी से लड़ना होगा या किसी और कंट्री से लड़ना होगा तो वहाँ पे ज़्यादा मुखर है। तो मुझे लगता है कि ईरान को जाहिर है कि जब आप नेता बनना चाहते हैं तो यहाँ भी ध्यान देना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में भी तो शियाओं की हालत बेहतर नहीं है ना। पाकिस्तान में भी तो शियाओं के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। नेपाल जो है वहाँ पर प्रदर्शन हुआ है और नेपाल में ये कहा गया कि भाई जो पर्यटक मारे गए उसमें नेपाल भी, और नाम पूछ कर धर्म पूछ कर मारा गया, हिंदू हो। नेपाल में भी ये मांग हो रही है कि कोई बड़ा एक्शन लिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है नेपाल में, लेकिन नेपाल उस जाहिर है और नेपाल उस तरीके से कुछ पोजीशन में नहीं है। पर नेपाल एक चीज़ कर सकता है कि काफ़ी पाकिस्तानी टूरिस्ट के वीज़ा के नाम पे नेपाल जाते हैं, तो नेपाल को उनकी पूरी जांच करनी चाहिए, अपने एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए और अपना जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसको बेहतर करें। क्योंकि काफ़ी पाकिस्तानी टूरिस्ट जितने भी एंटर होते हैं इंडिया से, इंडिया में या बांग्लादेश में, पाकिस्तानी ISI तो उस खेल में माहिर है, तो वो यहीं से आते हैं। नेपाल तो एक उसका सेंटर भी रहा है। नेपाल सेंटर भी रहा है, और अब जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, जो तराई का इलाका है, तो वहाँ पे तो पिछले काफ़ी समय में मुस्लिम पॉपुलेशन और ये अवैध मस्जिदें और अवैध मदरसे काफ़ी बने हैं। तो वो इलाका है जो उसके लिए ISI के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है। तो मुझे लगता है कि नेपाल अपना इमिग्रेशन सिस्टम और अच्छा करे। तो एक कुछ चीज़ें और जल्दी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। श्रीलंका बांग्लादेश का क्या इस मामले को लेकर रुख रहने वाला है अगर कुछ एस्केलेशन जैसी चीज़ें बनती हैं? देखिए, दोनों कंट्रीज़ ने पहले तो मजम्मत की थी, लेकिन बांग्लादेश में चूँकि अभी एक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ अलग अलग सुर आते हैं। अभी परसों मोहम्मद यूनिस के एक एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है, इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हम जो है चीन के साथ मिलके इंडिया पे हमला कर देंगे और नॉर्थ ईस्ट को आज़ाद करा लेंगे। तो ये बेतुके बयान बाद में सरकार ने पल्ला झाड़ा, लेकिन ये बेतुके बयान वहाँ से आते रहते हैं। तो चूंकि अब मोहम्मद यूनिस की कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, इस कंडीशन में है, वो इस स्थिति में नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो गलत फहमी में है। श्रीलंका तो कोई नहीं, वो तो अब भारत का सपोर्ट करता है। श्रीलंका इस मामले में कुछ ज़्यादा भूमिका है, लेकिन इन्वेस्टमेंट चाइना का भी है उधर। नहीं, चाइना का इन्वेस्टमेंट घटा है, अब चीज़ें बदली हैं पिछले 1-2 सालों में। जब बोझ बढ़ गया, कर्जा हो गया चाइनीज़ कंपनी का, तो नाउ श्रीलंका को समझ में आया है। और श्रीलंका का जो टूरिज़्म है वो पूरा इंडिया से डिपेंडेंट है। हर साल लाखों इंडियंस जाते हैं वहाँ टूरिज़्म में, तो उसको मालूम है कि जहाँ से ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है तो उसके साथ संबंध बिगाड़ के क्या मिलेगा। US की तरफ से क्या इंडिया के ऊपर प्रेशर है इस मामले को ज़्यादा लंबा ना खींचने जैसी परिस्थिति को लेकर ट्रंप की तरफ से? मुझे लगता है कि US वाले मामले में 2 चीज़ें हैं। एक तो US का जो US एक तो चारों तरफ से फंसा हुआ है, इधर इजराइल ईरान का मसला है, उधर यूक्रेन का मसला है। तो US अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो दोनों को उस तरीके से बीच में पड़े। लेकिन हाँ, एक दफ़ा अगर लड़ाई शुरू हो जाती है या कुछ ऐसी काइनेटिक एक्शन होता है तो उसके बाद इंटरवीन कर सकता है। लेकिन US की तो आदत है फटे में टांग अड़ाने की। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि US अभी प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेगा। प्रीएम्प्टिव मेजर्स से मेरा मतलब है कि US अभी कुछ ऐसे करेगा, तो अभी ऐसा नहीं लग रहा। बाद में ले,
जब ये कुछ काइनेटिक एक्शन हो जाए वो एक अलग बात है, बट राइट नाउ अभी ऐसा नहीं लग रशिया रहा। रशिया की क्योंकि अभी वहीं पर मॉस्को में बैठ के पाकिस्तान के जो डेलीगेट हैं उन्होंने कह दिया कि हम परमाणु हथियार तक चलाने की ताकत रखते हैं। देखिए, ये बयान एक बार रशिया ने दिया था कि हम परमाणु हथियार दबा देंगे, पुतिन ने बोला था, तो उसकी पूरे यूरोप ने कंडेमनेशन की थी, अमेरिका ने भी कहा था। पाकिस्तान का एक एम्बेसडर रूस में बैठ के रशियन टेलीविज़न पे आरटी पर ये बयान देता है कि हम परमाणु अटैक कर सकते हैं, कर देंगे। तो पूरी दुनिया शांत है, पूरी दुनिया को कुछ असर ही नहीं हुआ। ना अमेरिका का कोई बयान आया, ना किसी यूरोपियन कंट्री का बयान आया, ना किसी और का बयान आया कि ये क्या बेवकूफ़ जाहिलों वाली बात कर रहे हो। आपने आप 10 बम मारोगे, अगला आपके ऊपर 20 मारेगा, आपका नामो निशान कर देगा, वहाँ गड्ढा कर दिया जाएगा पूरे पाकिस्तान में। और उसके बाद जो डिवास्टेशन होगा, जो पूरी नस्लें होंगी वो बर्बाद हो जाएंगी। कैसे बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं। तो एक मेंटल लेवल होता है एक बंदो, बेसिकली इनके पास कुछ नहीं है। ये पहले हमला करते हैं छुप के और फिर कहते हैं हमारे पास परमाणु बम है, बस दबा देंगे दबा देंगे। ये है पूरा गेम, और जिसी गेम को डिकोड करना है सिक्योरिटी एक्सपर्ट को। मतलब ये कह लें हम कि परमाणु ताकत पाकिस्तान ने हासिल भले ही कर ली हो, लेकिन ताकत का एक जो डेकोरम मेंटेन किया जाना चाहिए वो मेंटेन नहीं कर पा रहा। मेंटेन नहीं है वो, आप कह नहीं सकते। वो कहते हैं परमाणु बम है, कुछ भी पूछो परमाणु बम है, बम फेंक दूंगा, बम फेंक दूंगा। ये क्या है, क्या है ये? अच्छा, एक चीज़ और है, मैं जल्दी से जानना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की पोजीशनिंग जो है वो क्या है? बीते कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं वो गड़बड़ा रही है। अफ़गानिस्तान से हमारी बातचीत चल रही है, वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि भाई जो किया है पाकिस्तान ने ये गलत किया है। दूसरी तरफ पख्तून और बलोच इन्होंने भी कहा है, और ख़बर आई है, जो अभी अभी खबर आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो हम सपोर्ट हिंदुस्तान को करेंगे। कुछ आई है। लाल मस्जिद से भी खबर आई है। लाल मस्जिद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मौलवी कह रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान की जंग हुई तो आप किसका साथ देंगे? तो वहाँ कोई हाथ नहीं उठाता। क्या आप पाकिस्तान का साथ देंगे? एक बंदा नहीं बोला कि हाँ हम देंगे। दूसरा, पख्तूनिस्तान या खैबर पख्तूनवा से भी खबर आई है कि एक मौलवी कह रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान की जंग हुई तो इंशाअल्लाह ताला जो है हम आज़ाद हो जाएंगे, है ना। तो भारत की फ़ौज आने वाली है, हम आज़ाद हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। बेसिकली जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो एक कौमी नज़रिया दिया गया था कि आप सब मुसलमान हैं, भूल जाएं पाकिस्तानी हैं, आप सब भूल जाएं सिंधी हैं, आप सब भूल जाएं पख्तून हैं, आप सब भूल जाएं बलूच हैं, आप सब भूल जाएं पंजाबी हैं। आप मुसलमान हैं, आपकी एक मादरे ज़बान उर्दू है, ना सराइकी है, ना पंजाबी है, ना बलूच है, ना सिंधी है, आपकी कोई ना बोली है, आपका मज़हब भी एक है, आपका ये भी एक है। तो जब ये सब ड्रामा किया गया तो उसके बाद 1971 में पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। तो दो कौमी नज़रिया ठाए फिस हो गया। यानी कि आपने कहा था कि हम तो एक कौम है, वो दूसरी कौम आपसे अलग हो गई। बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश ने कहा कि भैया हम तो बंगाली हैं, तुम जाओ, तुम पंजाबी हो, तुम अपनी भाड़ में जाओ, हम बंगाली हैं, हम जा रहे हैं। तो बंगाली चले गए। अब इनका वो जो चूरन था एक कौमी नज़रिया, हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब असर खत्म हो गया। हम उर्दू बोलते हैं। तो अब ये बाहर आ रहे हैं चीज़ें धीरे धीरे। अब बाहर आ रहा है कि भाई बलूचों पे तुमने इतना तसद्दुद किया, वहाँ सड़कें नहीं हैं। बलूचिस्तान के किसी भी शहर में चले जाए, वहाँ सड़कें नहीं है। सबसे बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पे ऐसे बढ़िया मारते हैं जी। बलूचिस्तान में तो इतने मिनरल्स हैं। अरे मिनरल्स तो बाद में आएंगे, पहले आप उन्हें पीने का पानी देते। खैबर पख्तूनवा में पश्तून इनसे नाराज़ हैं, ठीक है। इधर सिंधियों का पानी जो है साउथ पंजाब में लेके जाना चाहते हैं। सिंधी में कराची की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने एथनिक वायलेंस में। तो करा क्या इन्होंने, पंजाबी आर्मी ने करा क्या कि हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा दुश्मन है। ये राग इन्होंने पिछले 77-78 सालों में यही अलापा है कि हिंदू तो ये इस हिसाब से तो बहुत छोटा सा क्षेत्र रह जाएगा, क्योंकि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुआ या बलूचिस्तान हुआ जो सबसे बड़ा इलाका है, अगर ये सब हो गया, पीओके इधर खिसक गया, क्योंकि राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जो देश के लोग चाहते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा हो जाए कि, लेकिन ये है कि पाकिस्तान एज ए नेशन तो फेल है। एज ए नेशन आपने जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे, एथनिक लैंग्वेज थी, किसी ने सम्मान नहीं किया। दूसरी तरफ आप इंडिया को देखें,
इंडिया में सब मजहबों का, लैंग्वेजेस का सम्मान है। इख्तलाफ हैं, आपस में मनमुटाव हैं, लेकिन वो एक दायरे में है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है। आपको अपनी आवाज़ उठाने का हक है। आज बलूचिस्तान में मेहरांग बलोच जो वहाँ की नेता थी, पिछले 1.5 महीने से जेल में बंद है, कोई खबर नहीं है, कोई कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं की गई, उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, कोई सुनवाई नहीं है। अगले 6 महीने बंद रखे फ़ौज, अगले 8 महीने बंद रखे, 1 साल रखे, कुछ फ़ायदा नहीं है। आज मैं देख रहा था उनका बयान, बलूचिस्तान के एक नेता हैं अख्तर मेंगल। अख्तर मेंगल ने कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बलोच लोगों पे इतना जुल्म किया है कि उनकी आने वाली 10 नस्लें भी याद रखेंगी। ये अख्तर मेंगल का बयान है। अख्तर मेंगल ने कहा है कि आने वाली हमारी 10 नस्लें भी इस जुल्म को याद रखेंगी। तो आप सोचिए कि जो इतना जुल्म करते हैं, और सिर्फ क्या कि एक तो हमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी स्टेट बना के रखना है, फ़ौज रहेगी, क्योंकि अगर फ़ौज नहीं रहेगी तो उनके जो फ़ौज के अफसर मलाई खाते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो एक नॉर्मल इंसान बन जाएंगे ना, नॉर्मल अधिकारी बन जाएंगे। तो ये पूरा कहानी है। एक खबर ये भी आई थी कि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर मालदार कोई है फौज में तो वो पाकिस्तान के फौजी हैं। अच्छा पुनीत, एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। आपके पास 3 ऑप्शन है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? आप बता चुके हैं ये कि नहीं, आपके पास विकल्प हैं। मैं आपको विकल्प दे रहा हूँ। रेलवे, दूसरा है पाकिस्तान फ़ौज, और तीसरा है वहाँ की सरकार। पाकिस्तान फ़ौज। बहुत कम लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास, पाकिस्तान में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 1/3 ज़मीन पाकिस्तान फ़ौज के पास है। 1/3 ज़मीन। जिस मुल्क में फ़ौज के पास सब कुछ हो, तो आप फिर क्या सोच सकते हैं? किसकी औकात है? बात कर लें, कोई सवाल पूछ ले मतलब ये बात सही कि है। आपने भारत के साथ जंग शुरू क्यों की? आपने हमें इस मुल्क को इस नहाज पे क्यों लेके आ गए कि हमें जंग करनी पड़ रही है इंडिया के साथ? हम अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करते, हेल्थ पे खर्च करते। पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, 25 करोड़ हो चुके हैं, इन 25 करोड़ लोगों की भलाई के लिए काम करते। आपने क्या कर दिया कि बस इंडिया अटैक करने वाला है, चलो बॉर्डर पर। चलो बॉर्डर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, कौन कैसे स्टांस ले रहा है। पूरी बिसात बिछी हुई है, मोहरे अपनी चाल चल रहे हैं, हम आपको इससे बाखबर कर रहे हैं। फ़िलहाल इस चर्चा में इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।